नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर वेद प्रकाश चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं अल्फा सक्सेस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हमारा टॉपिक है संविधान। संविधान की शुरुआत करते हैं। संविधान की शुरुआत करने से पहले हम संविधान का जो बेसिक अर्थ, इसकी परिभाषा है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। संविधान का अर्थ क्या होता है? संविधान का अर्थ होता है किसी भी देश में लिखित व अलिखित रूप में उपलब्ध नियम, कानून व परंपराओं का वह समूह जिसके आधार पर उस देश की शासन व्यवस्था चलाई जाती है, उसे क्या कहा जाता है? संविधान कहा जाता है। किसी भी देश में लिखित या अलिखित रूप में उपलब्ध किसी भी देश में लिखित या अलिखित रूप में उपलब्ध नियम, कानून व परंपराओं का वह समूह, नियम, कानून व परंपराओं का वह समूह जिसके आधार पर उस देश की शासन व्यवस्था चलाई जाती है, संविधान कहलाता है। जिसके आधार पर उस देश की शासन व्यवस्था चलाई जाती है, संविधान कहलाता है। क्या कहलाता है? संविधान कहलाता है। तो ये परिभाषा स्पष्ट हुई। इस परिभाषा के आधार पर यह चीज यहां निकल के आ रही है कि संविधान दो प्रकार का होता है, एक लिखित और एक अलिखित। यानी कि किसी भी देश में लिखित व अलिखित रूप में उपलब्ध किनका समूह? नियम, कानून व परंपराओं का वह समूह जिसके आधार पर उस देश की शासन व्यवस्था चलाई जाती हो, क्या कहलाता है? संविधान। देखिए, यदि वहां पर नियम व कानून लिखित रूप में है, जैसे भारत में सारे अनुच्छेद लिखे हुए हैं, तो ये लिखित संविधान है। और यदि वहां उस देश में शासन व्यवस्था परंपराओं के आधार पर चलाया जाता है, तो उसे अलिखित संविधान कहते हैं। और अलिखित संविधान का सबसे आदर्श उदाहरण है ब्रिटेन का संविधान। कौन है? ब्रिटेन का संविधान। अलिखित संविधान का सबसे आदर्श उदाहरण है, अलिखित संविधान का सबसे आदर्श उदाहरण है ब्रिटेन। कहां पर है? ब्रिटेन। और लिखित संविधान अमेरिका, भारत जैसे तमाम देशों में पाया जाता है। लिखित संविधान जैसे अमेरिका, भारत। तो यहां तक ये बात आपको समझ आई। एक बार पुनः दोबारा देखते हैं संविधान का अर्थ क्या है, संविधान की सिंपल परिभाषा क्या है। किसी भी देश में लिखित व अलिखित रूप में उपलब्ध नियम, कानून व परंपराओं का वह समूह जिसके आधार पर उस देश की शासन व्यवस्था चलाई जाती है, क्या कहलाता है? संविधान। क्या कहलाता है? संविधान। यह दो प्रकार का होता है, अलिखित संविधान और लिखित संविधान। अलिखित संविधान पाया जाता है ब्रिटेन में। कहां पाया जाता है? ब्रिटेन। और जबकि लिखित संविधान भारत, अमेरिका जैसे तमाम देशों में पाया जाता है। यहां तक बात समझ में आई। ये संविधान का सिंपल अर्थ है। अब किसी भी देश में संविधान को बनाता कौन है? किसी भी देश में संविधान को बनाने के लिए एक सभा या समिति का गठन किया जाता है, उसे बोलते हैं संविधान सभा। क्या बोलते हैं? संविधान सभा। तो अब हम अध्ययन करेंगे संविधान सभा के ऊपर कि संविधान सभा है क्या। संविधान सभा का सिंपल अर्थ क्या है? संविधान निर्माण के लिए गठित की गई सभा को संविधान सभा कहते हैं। संविधान बनाने के लिए जिस सभा का गठन किया जाता है, उसे ही संविधान सभा के नाम से जाना जाता है। संविधान निर्माण के लिए गठित सभा को ही संविधान निर्माण के लिए गठित सभा को
क्या कहते हैं? संविधान सभा कहते हैं। क्या कहते हैं? संविधान सभा कहते हैं। तो ये तो बात हो गई संविधान सभा की सिंपल सी परिभाषा कि संविधान सभा क्या है। किसी भी देश में संविधान निर्माण के लिए जो एक समिति या सभा गठित की जाती है उसे संविधान सभा कहते हैं। अब ये संविधान सभा कैसे बनी, संविधान सभा की भारतीयों ने मांग कब कब उठाई और इसकी अंग्रेजों द्वारा इन मांगों को कब स्वीकार किया गया, इसके ऊपर हम अध्ययन यहाँ पर आकर करते हैं। देखिए, संविधान सभा की जो मांग है ये भारतीयों द्वारा समय समय पर उठाई गई है। भारतीयों द्वारा समय समय पर उठाई गई है। सबसे पहले 1895, कब? 1895 के स्वराज्य विधेयक में बाल गंगाधर तिलक जी ने संविधान सभा की मांग उठाई। या सबसे पहले संविधान सभा के जो दर्शन है वो 1885 में तिलक द्वारा तैयार की 1895 में तिलक द्वारा तैयार किए गए स्वराज्य विधेयक के अंदर मिलते हैं। 1895 के स्वराज्य विधेयक के अंतर्गत सर्वप्रथम संविधान सभा के दर्शन होते हैं। सर्वप्रथम संविधान सभा के दर्शन होते हैं। इसका मतलब मैं समझा देता हूं। यहां स्पष्ट रूप से मांग नहीं उठाई। बाल गंगाधर तिलक जी ने जो स्वराज्य विधेयक वो लेके आए थे उसमें कहा था कि स्वराज्य यानी कि हमारा खुद का राज होगा, भारत पर भारतीय राज करेंगे, भारतीय संविधान बनाएंगे और वो संविधान भारतीयों द्वारा ही बनाया जाएगा। यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं संविधान सभा के सबसे पहले जो दर्शन होते हैं वो 1895 में तिलक द्वारा तैयार किए गए स्वराज्य प्रस्ताव के अंदर देखने को मिलते हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं 1934 में एक भारतीय विद्वान थे, उनका नाम है एम एन रॉय। क्या नाम है? एम एन रॉय। 1934 में एम एन रॉय ने सर्वप्रथम औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग उठाई। औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांगे उठाई। यहां तक बात समझ में आई। सबसे पहले 1895 के जो स्वराज्य प्रस्ताव, जो स्वराज्य विधेयक था तिलक जी का, उसमें संविधान सभा के दर्शन होते हैं। इन्होंने स्पष्ट रूप से नहीं कहा संविधान सभा होनी चाहिए, इन्होंने कहा स्वराज्य यानी कि हमारा खुद का राज हमारे देश पर होना चाहिए और उसका एक संविधान होना चाहिए जिसका निर्माण भारतीय जनता करेगी। लेकिन एम एन रॉय ने पहली बार औपचारिक रूप से पूरे विधि विधान के साथ संविधान सभा की मांग उठाई। और कब उठाई थी? 1934 में। तो दो सवाल बन गए। सबसे पहले दर्शन दिखते हैं हमें 1895 के स्वराज्य विधेयक में, और सबसे पहले औपचारिक जो मांग थी वो उठाई थी 1934 में एम एन रॉय द्वारा। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने यह बात कही थी कि संविधान सभा का गठन वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए। संविधान सभा के सदस्यों को चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए। किसने कही थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होना चाहिए? वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए। वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए। बात किसने कही थी? ये बात कही थी पंडित जवाहरलाल नेहरू। कब कही थी? 1938 में। देखिए, ध्यान दीजिए, सबसे पहले संविधान सभा के बारे में ये किसने कहा था कि इसका चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए? ये कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में। सबसे पहले संविधान सभा के दर्शन कब हुए?
1895 में तिलक के स्वराज्य विधेयक के अंतर्गत। और सबसे पहले औपचारिक रूप से मांग किसने उठाई? एम.एन. रॉय ने उठाई। कब उठाई? 1934 में संविधान सभा की मांगे उठाई। देखिए, ये तो थी भारतीयों द्वारा समय समय पर संविधान सभा के लिए उठाई गई महत्वपूर्ण मांगे। अब अंग्रेजों ने संविधान सभा की मांग को स्वीकार कब किया, इस पर हम अध्ययन करते हैं। ये 1938 में जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बात कही थी कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए, इस बात को सैद्धांतिक रूप से अंग्रेजों ने स्वीकार कर लिया अगस्त प्रस्ताव में। अगस्त प्रस्ताव आया था 8 अगस्त 1940। 8 अगस्त 1940। पंडित नेहरू जी के वयस्क मताधिकार वाली मांग को अंग्रेजों ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति दे दी। अंग्रेजों ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति दे दी। किसमें दी थी ये स्वीकृति? ये दी थी अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940। यह स्वीकृति अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940। यह स्वीकृति अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को प्रदान की। यह स्वीकृति अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से दी। यहां तक बात समझ में आई? यानी कि सबसे पहले अंग्रेजों ने संविधान सभा के गठन की मांग को अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 में स्वीकार कर लिया। यहां तक बात समझ में आई? इस अगस्त प्रस्ताव में क्या था? इस अगस्त प्रस्ताव में यह था कि जो पंडित नेहरू जी ने यह मांग उठाई थी कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए, उस मांग को सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति दे दी अंग्रेजों ने अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से। यह अगस्त प्रस्ताव आया था 8 अगस्त 1940। यहां तक बात समझ में आई? इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। अगस्त प्रस्ताव के बाद एक मिशन आया था, उसका नाम है क्रिप्स मिशन। क्या नाम है? क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन यह आया था मार्च 1942। क्रिप्स मिशन में भी अंग्रेजों ने भारतीय संविधान सभा की मांग को स्वीकार कर लिया, लेकिन अब मुस्लिम लीग ने इसे अस्वीकार कर दिया, क्योंकि मुस्लिम लीग ये कह रही थी कि पहले पृथक पाकिस्तान की मांग को माना जाए। इस क्रिप्स मिशन में भी अंग्रेजों ने भारतीय संविधान सभा की मांग को स्वीकार कर लिया। भारतीय संविधान सभा की मांग को क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। यहां तक बात समझ में आई? लेकिन मुस्लिम लीग ने इसे अस्वीकार कर दिया। लेकिन मुस्लिम लीग ने इसे अस्वीकार कर दिया। और अस्वीकार क्यों किया था? पृथक पाकिस्तान की मांग को लेकर अस्वीकार किया था। पृथक पाकिस्तान की मांग को लेकर। यहां तक बात समझ में आई? पंडित नेहरू जी ने जो मांग उठाई थी संविधान सभा के संबंध में कि संविधान सभा का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए, इसे सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति अंग्रेजों ने अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 में प्रदान कर दी। यानी कि अंग्रेजों ने सबसे पहले
संविधान सभा की मांग को अगस्त प्रस्ताव में स्वीकार किया 8 अगस्त 1940। इसके बाद क्रिप्स मिशन में भी संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया, ये मार्च 1942 में आया था भारत। इसमें इसने जो मांग स्वीकार की थी उसे मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। क्यों किया? क्योंकि मुस्लिम लीग चाहती थी भारत में 2 संविधान सभा बने, एक भारत की और दूसरी पाकिस्तान की, इसलिए क्रिप्स मिशन भी फेल हो गया। अब संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ, इस पर चर्चा करते हैं। संविधान सभा का जो निर्माण हुआ था या संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो हुआ था कैबिनेट मिशन योजना के तहत। कैबिनेट मिशन योजना के तहत कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन नवंबर 1946 में किया गया। नवंबर 1946 में किया गया। यहां तक समझ में आया? कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ और यह गठन कब हुआ? नवंबर 1946। यहां तक बात समझ में आई? अब 3 बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहले अंग्रेजों ने संविधान सभा की मांग को स्वीकार कब किया था? अगस्त प्रस्ताव में। यह कब आया था? 8 अगस्त 1940। इसके बाद किस प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया? क्रिप्स मिशन वाले प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। तो अब बताइए संविधान सभा का गठन किसके तहत हुआ? तो संविधान सभा का गठन हुआ था कैबिनेट मिशन योजना के तहत। किसके तहत हुआ था? कैबिनेट मिशन योजना के तहत। कब हुआ था? और वो नवंबर 1946 में। आगे बढ़ते हैं। इस कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। कितने थे? 3 सदस्य। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे और वो 3 सदस्य कौन कौन थे? एक तो था लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ये इसका अध्यक्ष था। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ये क्या था? इसका कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष था। 2 और सदस्य हैं। कौन कौन थे? सर स्टेफर्ड क्रिप्स, एक था सर स्टेफर्ड क्रिप्स। सर स्टेफर्ड क्रिप्स, देखिए स्टेफर्ड क्रिप्स वही था जो मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन लेकर आया था। ये कैबिनेट मिशन में भी दोबारा आया। तीसरा सदस्य था इसका एवी अलेक्जेंडर। एवी अलेक्जेंडर। तो ये 3 सदस्य थे और इस 3 सदस्य आयोग का अध्यक्ष था लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। 2 सदस्य और थे, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन क्या है? कैबिनेट यानी कि ब्रिटेन में कैबिनेट स्तर के 3 मंत्री भारत आए। यह 3 मंत्रियों का एक समूह था, इसका नाम था कैबिनेट मिशन। क्या नाम था? कैबिनेट मिशन। इसने भारत में संविधान सभा का गठन किया आके, और यह गठन कब हुआ था? नवंबर 1946 में। 3 सदस्य थे। अध्यक्ष इनका कौन था? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। फिर इसके अलावा सर स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, ये 2 इसके सदस्य थे। तो 3 सदस्य आयोग था। यहां तक बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन हमारा हो गया। अब संविधान सभा में सदस्य संख्या कितनी थी, इस पर हम चर्चा करेंगे। संविधान सभा के जो सदस्य थे, कुल सदस्यों की संख्या थी 389। संविधान सभा के सदस्यों की संख्या, संविधान सभा के सदस्यों की संख्या थी 389। कितनी थी? 389। अब इन 389 सदस्यों को भी 3 भागों में बांटा गया। 11 ब्रिटिश प्रांतों से 292 सदस्य लिए थे। 11 ब्रिटिश प्रांतों से, 11 ब्रिटिश प्रांतों से, यानी कि इस समय 11 ब्रिटिश प्रांत भारत में थे जहां पर विधानसभाएं थी।
वहां से सदस्य कितने लिए थे? 292। इसके अलावा 4 सदस्य लिए थे, 4 सदस्य लिए थे 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से। यहां तक बात समझ में आई? चीफ कमिश्नर क्षेत्र क्या होता है? जिस प्रकार वर्तमान में संघ शासित प्रदेश होते हैं उसी प्रकार आजादी से पहले वो क्षेत्र जो सामरिक, प्रशासनिक व सुरक्षा की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण होते थे उन्हें गवर्नर जनरल अपने अधीन ले लेता था और इनका नाम था चीफ कमिश्नर क्षेत्र। ये 4 क्षेत्र कौन कौन से थे? एक तो था अजमेर मेरवाड़ा, एक था अजमेर मेरवाड़ा, दूसरा था दिल्ली, तीसरा दक्षिण भारत में कुर्ग, और चौथा बलूचिस्तान, तो ये 4 क्षेत्र थे चीफ कमिश्नर क्षेत्र। तो कुल सदस्य संख्या कितनी थी? 389। ठीक है। 292 कहां से लिए थे? 11 ब्रिटिश प्रांतों से। 4 सदस्य कहां से लिए थे? चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से। ये चीफ कमिश्नर क्षेत्र भी कितने थे? 4 ही थे। कौन कौन से थे? अजमेर मेरवाड़ा, दिल्ली, कुर्ग और बलूचिस्तान। चीफ कमिश्नर क्षेत्र उन क्षेत्रों को कहा जाता है जो सामरिक व प्रशासनिक दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण होते थे और इन्हें गवर्नर जनरल स्वयं अपने अधीन ले लेता था। इनकी संख्या उस समय 4 थी, अजमेर मेरवाड़ा, दिल्ली, कुर्ग और बलूचिस्तान। तो ये कुल सदस्य हो गए 296। कितने हो गए? 296। अब बचे हुए 93 सदस्य ये लिए थे देशी रियासतों से। कहां से लिए थे? देशी रियासतों से। कहां से लिए थे? देशी रियासतों से। तो कुल हो गए 389। 292 11 ब्रिटिश प्रांतों से, 4 लिए थे 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से और ये 93 सदस्य लिए थे देशी रियासतों से। अब जो बात ध्यान रखने वाली है वो क्या है? क्या संविधान सभा पूर्ण रूप से निर्वाचित निकाय थी? नहीं थी। क्या संविधान सभा पूर्ण रूप से मनोनीत निकाय थी? नहीं थी। संविधान सभा आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से मनोनीत निकाय थी। वो कैसे थी वो मैं बताता हूं। ये सदस्य 292 4 ये हो गए 296। कितने हो गए? 296। इन 296 सदस्यों का चुनाव किया गया था। क्या किया था? चुनाव। इन 296 सदस्यों का चुनाव किया था। क्या किया था? चुनाव। जबकि ये जो 93 सदस्य है इनको देशी रियासतों के जो राजा होते हैं उनके द्वारा मनोनीत किया गया। इन 93 सदस्यों को राजाओं द्वारा मनोनीत किया गया। किनके द्वारा? राजाओं द्वारा मनोनीत किया गया। मनोनीत किया गया। अब देखिए कुछ सदस्यों का तो चुनाव हुआ और कुछ को मनोनीत किया गया। 296 सदस्यों का चुनाव हुआ था और 93 सदस्यों को मनोनीत किया गया। इसीलिए कहते हैं कि संविधान सभा ना ही तो पूर्ण रूप से निर्वाचित निकाय थी ना ही पूर्ण रूप से मनोनीत निकाय थी, अर्थात संविधान सभा आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से मनोनीत निकाय थी। ये बात समझ में आई या नहीं आई? भाई 292 11 ब्रिटिश प्रांतों से, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से, इन 292 और 296 सदस्यों का तो चुनाव हुआ था। बाकी 93 सदस्यों का चुनाव नहीं हुआ। इन्हें यहाँ के राजाओं द्वारा मनोनीत करके भेजा गया था। इसीलिए ना ही तो इसका पूर्ण रूप से चुनाव हुआ ना ही मनोनयन हुआ, यानी कि आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से मनोनीत निकाय थी। इसीलिए कहा जाता है कि संविधान सभा आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से मनोनीत निकाय थी। संविधान सभा आंशिक रूप से निर्वाचित और
आंशिक रूप से मनोनीत निकाय थी और आंशिक रूप से मनोनीत निकाय थी। इसीलिए कहा जाता है कि संविधान सभा आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से मनोनीत निकाय थी। यहाँ तक बात समझ में आई। कुल सदस्य कितने थे? 389। कितने भागों में बांटा? 3 भागों में। कौन कौन थे? 11 ब्रिटिश प्रांतों से 292 सदस्य लिए थे, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से 4 सदस्य लिए थे। और वो चीफ कमिश्नर क्षेत्र कौन कौन से थे? वो थे अजमेर, मेरवाड़ा, दिल्ली, कुर्ग और बलूचिस्तान। इसके अलावा 93 सदस्य रियासतों से लिए गए थे। रियासतों के सदस्यों का तो मनोनयन किया गया, बाकी सभी का क्या किया गया? चुनाव या निर्वाचन हुआ। इसीलिए कहते हैं संविधान सभा आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से मनोनीत निकाय थी। ये भी मैं लिख देता हूं। रियासतों के 93 सदस्यों का, रियासत के 93 सदस्य राजाओं द्वारा मनोनीत किए गए। क्या किए गए? मनोनीत किए गए। जबकि बाकी 296 सदस्यों का, जबकि बाकी 296 सदस्यों का क्या हुआ था? चुनाव। बाकी 296 सदस्यों का चुनाव हुआ था। यहां तक बात समझ में आई। 296 सदस्यों का क्या हुआ था? चुनाव। बात समझ में आई। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के लिए चुनाव कैसे किए गए थे? संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रकार हुआ था? प्रति 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य को चुना गया। संविधान सभा के सदस्य को, संविधान सभा के एक सदस्य को 10 लाख जनसंख्या के ऊपर निर्वाचित किया गया। प्रति 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य को चुना गया। एक सदस्य को चुना गया 10 लाख जनसंख्या पर। अब इस निर्वाचन क्षेत्र को 3 भागों में बांट दिया गया। वो कौन कौन से थे? हिंदू, मुस्लिम व सिख। कौन कौन से थे? हिंदू, मुस्लिम व सिख। निर्वाचन क्षेत्र को 3 भागों में बांटा गया। 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन से थे? एक हिंदू, एक मुस्लिम, एक सिख। हिंदू, मुस्लिम और सिख। यहां तक समझ में आई बात? यहां तक बात समझ में आई? यहां हिंदू की जगह हम सामान्य लिखेंगे। मुस्लिम, सिख और सामान्य। मुस्लिम सीटें थी, सिख सीटें थी, बाकी सामान्य जनरल सीटें थी। तो 3 क्षेत्रों में बांटा गया निर्वाचन क्षेत्र को। अब इसके लिए चुनाव कब हो गए थे? संविधान सभा के लिए जो चुनाव थे वो हुए थे जुलाई अगस्त 1946। कब हुए थे चुनाव? जुलाई अगस्त 1946। संविधान सभा के लिए चुनाव संविधान सभा का चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में हुए। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में हुए। और जो चुनाव परिणाम था वो किस प्रकार था? चुनाव परिणाम इस प्रकार था। चुनाव परिणाम इस प्रकार था। कैसे था? कांग्रेस को 208 सीटें मिली थी। कांग्रेस को 208 सीटें मिली थी। मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली थी। कितने मिली थी? 73। मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली थी। और बाकी जितने भी थे, बाकी सभी को कितनी थी? 15 सीटें। अन्य सभी को कितनी सीटें थी? 15 सीटें।
कितनी थी? 15। जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव हुए। चुनाव परिणाम जो था उसमें 389 सदस्यों में से कांग्रेस को 208 सीटें मिली, मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली और अन्य सभी को 15 सीटें मिली। तो कुल कितने हो गए? ये 296 सदस्य। कितने हो गए? 296, क्योंकि 296 का ही चुनाव हुआ था। बाकी 93 सदस्यों को तो मनोनीत किया गया था, उनका कोई चुनाव नहीं किया गया। यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई। आगे चलते हैं। एक ऐसी देशी रियासत थी जिसने संविधान सभा में अपना प्रतिनिधि नहीं भेजा, वो कौन सी थी? हैदराबाद। कौन सी थी? हैदराबाद। हैदराबाद एकमात्र ऐसी देशी रियासत थी जिसने संविधान सभा में अपना कोई प्रतिनिधि नहीं भेजा। हैदराबाद एकमात्र ऐसी देशी रियासत थी जिसने अपना प्रतिनिधि संविधान सभा में नहीं भेजा। जिसने अपना प्रतिनिधि संविधान सभा में नहीं भेजा। यहां तक समझ में आई? हैदराबाद एकमात्र ऐसी देशी रियासत थी जिसने अपना कोई प्रतिनिधि संविधान सभा में नहीं भेजा। यहां तक बात समझ में आई? इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं हम। संविधान सभा के लिए चुनाव हो गए, सीटों का बंटवारा हो गया। किसको कितनी सीटें मिली थी? एक बार मैं पुनः रिवीजन करवा देता हूं। संविधान सभा के दर्शन कहाँ होते हैं? संविधान सभा के दर्शन तिलक द्वारा तैयार किए गए स्वराज्य प्रस्ताव के अंदर होते हैं। सबसे पहले औपचारिक मांग 1934 में एम एन रॉय ने उठाई। 1938 में पंडित नेहरू जी ने कहा कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए, और इस पंडित जवाहरलाल नेहरू की इस मांग को अंग्रेजों ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति दे दी थी। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940। कब दे दी थी? अगस्त प्रस्ताव में 8 अगस्त 1940। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि अंग्रेजों ने सबसे पहले संविधान सभा की मांग को अगस्त प्रस्ताव में स्वीकार कर लिया। इसके बाद क्रिप्स मिशन आया मार्च 1942 में। क्रिप्स मिशन ने भी संविधान सभा की मांग को स्वीकार कर लिया, लेकिन अब मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। मुस्लिम लीग ने कहा 2 पृथक संविधान सभा होनी चाहिए, एक भारत के लिए और दूसरी पाकिस्तान के लिए। तो इसलिए क्रिप्स मिशन भी फेल हो गया। अब संविधान सभा का गठन कैसे हुआ? संविधान सभा का जो गठन था वो हुआ था कैबिनेट मिशन योजना के तहत नवंबर 1946 में। इस कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? 3। सर स्टेफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर और लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो थे वो इसके अध्यक्ष थे, और स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर ये इसके 2 सदस्य थे। ये 3 सदस्य आयोग था। कैबिनेट मिशन यानी कि ब्रिटेन के कैबिनेट स्तर के 3 मंत्री यहाँ पर आए और इन्होंने संविधान सभा का यहाँ पर गठन किया। अब संविधान सभा की सदस्य संख्या कितनी थी? संविधान सभा की सदस्य संख्या 389 थी। कितनी थी? 389। इसे 3 भागों में बांटा गया। 11 ब्रिटिश प्रांतों से तो 292 सदस्य लिए, जबकि 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से 4 सदस्य लिए। ये चीफ कमिश्नर क्षेत्र कौन कौन थे? अजमेर, मेरवाड़ा, दिल्ली, कुर्ग और बलूचिस्तान। ये 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र थे। वो क्षेत्र जो सामरिक व आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थे, गवर्नर जनरल उन्हें अपने अधीन ले लेता था। इनका नाम रखा गया चीफ कमिश्नर क्षेत्र। यहाँ तक बात समझ में आई? और 93 सदस्य देशी रियासतों से थे। तो इन 93 सदस्यों का यानी कि देशी रियासत वाले सदस्यों का तो मनोनयन किया गया रियासतों के राजाओं द्वारा, जबकि बचे हुए 296 सदस्यों का चुनाव हुआ था। इसीलिए कहते हैं संविधान सभा आंशिक रूप से मनोनीत और आंशिक रूप से निर्वाचित निकाय थी। यहां तक बात समझ में आई? संविधान सभा के लिए चुनाव कब हो गए थे? इसके लिए चुनाव हो गए थे जुलाई अगस्त 1946। संविधान सभा के लिए जो चुनाव थे वो कब हुए थे? संविधान सभा के चुनाव हो गए थे जुलाई अगस्त 1946। और चुनाव परिणाम किस प्रकार रहा? चुनाव परिणाम रहा कि 208 सीटें कांग्रेस को आई, 73 सीटें मुस्लिम लीग को आई
और 15 सीटें बाकी अन्य सभी दलों को आई। यहां तक ये बात समझ में आई। सबसे ज्यादा कांग्रेस को थी 208, उसके बाद मुस्लिम लीग 73, बाकी 15 सीटें अन्य सभी को थी। 296 कुल सीटें थी क्योंकि रियासतों के सदस्यों का चुनाव नहीं हुआ, उन्हें मनोनीत किया गया। और सामान्यतः संविधान सभा का एक सदस्य कितनी जनसंख्या पर लिया गया था? 10 लाख। कितनी पर लिया गया था? 10 लाख जनसंख्या पर। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, कब हुई थी ये? 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। और इस दिन क्या महत्वपूर्ण काम किया था? इस दिन संविधान सभा का एक अस्थाई अध्यक्ष नियुक्त किया। वो कौन था? वो था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इस दिन यानी कि 9 दिसंबर 1946 वाले दिन, इस दिन फ्रांस की तर्ज पर, कहां? फ्रांस की तर्ज पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया। अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया। बात समझ में आई? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया और इस बैठक में 211 सदस्यों ने भाग लिया था संविधान सभा, क्योंकि मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया था। इसमें 211 सदस्यों ने भाग लिया था। इसमें इस प्रथम बैठक में 211 सदस्यों ने भाग लिया, यानी 211 सदस्य उपस्थित थे 9 दिसंबर 1946 वाले दिन। और इस दिन महत्वपूर्ण काम क्या किया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया संविधान सभा का। इसके 2 दिन बाद ही, यानी कि 11 दिसंबर 1946 को, इसके 2 दिन बाद ही यानी कि 11 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बना दिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बना दिया। यहां तक बात समझ में आई? अस्थायी अध्यक्ष कौन था? सच्चिदानंद सिन्हा। स्थायी अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और उपाध्यक्ष कौन बनाया था? उपाध्यक्ष बनाया था H.C. मुखर्जी। H.C. मुखर्जी। एक और चुना था, वो था संवैधानिक सलाहकार। और संवैधानिक सलाहकार किसे बनाया था? संवैधानिक सलाहकार ये बनाया था डॉक्टर B.N. राव। डॉक्टर B.N. राव। तो ये बात यहां तक समझ में आई। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बना दिया, H.C. मुखर्जी को उपाध्यक्ष बना दिया और संवैधानिक सलाहकार बनाया डॉक्टर B.N. राव। तो हम कह सकते हैं कि पहली और दूसरी बैठक में 4 पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई। कौन कौन थे वो? अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, मैं लिख देता हूं, संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष कौन था?
डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। स्थायी अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उपाध्यक्ष कौन था? एच.सी. मुखर्जी, उपाध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी। और संवैधानिक सलाहकार था डॉक्टर B.N. राव। संवैधानिक सलाहकार था, संवैधानिक सलाहकार थे डॉक्टर B.N. राव। तो यहां तक बात समझ में आई आपको? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उपाध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी, और संवैधानिक सलाहकार थे डॉक्टर B.N. राव। कौन थे संवैधानिक सलाहकार? डॉक्टर B.N. राव। तो ये 4 पदाधिकारी थे जिनकी नियुक्ति की गई थी। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। संविधान सभा ने संविधान का निर्माण किया था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में। कितने दिन में किया था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में संविधान बनकर तैयार हो गया। संविधान बनकर तैयार हो गया। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में संविधान बनकर क्या हो गया? तैयार हो गया। और इसके लिए संविधान सभा की 11 बैठकें हुई थी। कितनी बैठकें हुई थी? 11। इसके लिए संविधान सभा की 11 बैठकें हुई। इसके लिए संविधान सभा की कितनी बैठकें हुई थी? 11। इसी क्रम में आगे बढ़े। संविधान के प्रारूप पर 114 दिन बहस हुई। कितने दिन बहस हुई? 114। संविधान के प्रारूप पर 114 दिन बहस हुई। कितने दिन बहस हुई? 114 दिन बहस हुई। और 60 देशों के संविधानों का अवलोकन करके भारतीय संविधान का निर्माण किया गया। कितने देशों के? 60। 60 देशों के संविधान का अवलोकन करके भारतीय संविधान का निर्माण किया गया। भारतीय संविधान का निर्माण किया गया। भारतीय संविधान का निर्माण किया गया। यहां तक बात समझ में आई? 60 देशों के संविधान का अवलोकन करके भारतीय संविधान का निर्माण किया। और भारतीय संविधान में कुल 64 लाख रुपए का खर्चा आया। और संविधान निर्माण में कुल 64 लाख रुपए का खर्चा आया। कितने का खर्चा आया था? 64 लाख। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। भारतीय संविधान कितने दिन में बनकर तैयार हो गया था? भारतीय संविधान 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में बनकर तैयार हो गया। कितने दिन में? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। इसके लिए कितनी बैठकें संविधान सभा ने की थी? 11 बैठकें की थी। संविधान के प्रारूप पर 114 दिन बहस हुई। 60 देशों के संविधान का अवलोकन करके भारतीय संविधान का निर्माण किया गया। संविधान निर्माण में कुल खर्चा कितना आया था? 64 लाख। कुल खर्चा कितना आया? 64 लाख। संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। उस पहली बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया? उसमें लिया था 211 सदस्यों ने। कितनों ने भाग लिया था? 211। और अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया था? सच्चिदानंद सिन्हा। उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर को
11 दिसंबर 1946 को जब बैठक हुई तो उसमें स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को बना दिया, उपाध्यक्ष एस.सी. मुखर्जी को बनाया था और एक संवैधानिक सलाहकार भी नियुक्त किया गया। वो संवैधानिक सलाहकार था डॉक्टर B.N.A. राव। कौन था? डॉक्टर B.N.A. राव। तो ये 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हुआ संविधान। इसके लिए 11 बैठकें की संविधान सभा की, प्रारूप पर 114 दिन बहस हुई, 60 देशों के संविधानों का अवलोकन करके भारतीय संविधान का निर्माण किया और संविधान निर्माण में कुल 64 लाख रुपए का खर्चा आया। कितने का आया था? कुल 64 लाख रुपए का खर्चा आया। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान बनकर किस दिन तैयार हो गया था? भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया। कब हुआ था? 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर क्या हो गया? तैयार हो गया। 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया। इसीलिए 26 नवंबर को संविधान या विधि दिवस भी मनाया जाता है। इसीलिए 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहां तक बात समझ में आई? 26 नवंबर 1949 को देश का संविधान बनकर तैयार हो गया, इसीलिए 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन यानी कि 26 नवंबर 1949 के दिन ही इस संविधान पर संविधान सभा के सदस्यों ने हस्ताक्षर कर दिए। और कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? 284 सदस्यों ने। कितनों ने किए थे? 284 सदस्यों ने। इस दिन 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए। कितने सदस्यों ने? 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए। यहां तक बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। लागू कब हुआ था? भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को क्या हो गया? लागू। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को क्या हो गया? लागू हो गया। छब्बीस नवंबर को बनकर तैयार हुआ 1949 में और 26 जनवरी 1950 के दिन लागू हो गया भारतीय संविधान। लेकिन कुछ ऐसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे जो 26 जनवरी 1950 से पहले ही लागू कर दिए। वो कौन कौन से थे? लेकिन कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए। कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए। और ये कौन कौन से थे? ये थे अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 366, अनुच्छेद 367, अनुच्छेद 366, 367, अनुच्छेद 379,
अनुच्छेद 379, अनुच्छेद 380, अनुच्छेद 388, अनुच्छेद 391, 392 और अनुच्छेद 393। तो ये वो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जो देश का संविधान लागू हुआ था उससे पहले ही लागू हो गए। भाई 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि भारतीय संविधान के सभी अनुच्छेद, भारतीय संविधान के भाग और भारतीय संविधान की अनुसूचियां ये सभी इसी दिन प्रभावी हो गए। किस दिन? 26 जनवरी 1950 वाले दिन। लेकिन कुछ अनुच्छेद ऐसे थे जो इस 26 जनवरी 1950 से पहले ही, यानी कि जिस दिन संविधान बना था 26 नवंबर 1949, उसी दिन लागू हो गए। वो कौन कौन से थे? 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393। ये वो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जो 26 नवंबर 1949 जिस दिन संविधान बना था इसी दिन लागू हो गए। यहाँ तक बात समझ में आई? इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने भाग थे, कितनी अनुसूचियां थी और कितने अनुच्छेद थे? भारतीय संविधान में मूल रूप से अनुच्छेद थे 395। कितने थे? 395। भाग थे 22। कितने थे? 22। और अनुसूची थी 8। कितनी अनुसूची थी? 8। मूल रूप से 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूची थी। मूल रूप से का मतलब है जिस दिन संविधान बना था उस दिन। लेकिन वर्तमान में कितने हैं ये? लेकिन वर्तमान में अनुच्छेद हैं वही 395, भाग हैं वो ही 22, लेकिन जो अनुसूची हैं इन्हें 8 से बढ़ाकर कर दिया है 12। कितनी कर दी है? 12। मूल रूप से 395 अनुच्छेद थे, वर्तमान में भी 395 अनुच्छेद है। मूल रूप से 22 भाग थे, वर्तमान में 22 भाग हैं। और मूल रूप से अनुसूची 8 थी, वर्तमान में कितनी हो गई? 12। तो 9, 10 से 11 व 12 ये 4 अनुसूची बढ़ाई। और ये कब कब बढ़ाई थी? संक्षिप्त चर्चा इस पर भी कर लेते हैं। नवीं अनुसूची को जोड़ा था, नवीं अनुसूची इसे शामिल किया था प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1951 में। कब शामिल किया था इसे? प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1951 में। 10वीं अनुसूची इसे शामिल किया था 52वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1985 में। कब किया था इसको? 1985 में। संशोधन कौन सा था? 52वां। 11वीं अनुसूची को जोड़ा था 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992। कब था? 1992। और जो 12वीं अनुसूची है इसे जोड़ा था 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992। तो ये 9, 10, 11, 12 ये 4 अनुसूची कब कब जोड़ी थी? नवी जोड़ी थी प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1951 में।
10वीं जोड़ी थी 52वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1985 में, 11वीं अनुसूची जोड़ी थी 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 में, और 12वीं अनुसूची जोड़ी थी 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 में। तो वर्तमान अनुसूची कितनी हो गई? 8 से बढ़कर 12। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। शुरुआत में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389। लेकिन देश विभाजन के बाद, देश का जब बंटवारा हो गया, तो वो क्षेत्र जो पाकिस्तान के हिस्से में गए थे, वहां की संविधान सभा के सदस्य पाकिस्तान में चले गए। तो अब देश में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कम होकर कितनी रह गई? विभाजन के बाद, देश विभाजन के बाद संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी हो गई थी? 299। 299 कितनी हो गई? 299। इसमें ब्रिटिश प्रांतों से 229 सदस्य थे। इसमें ब्रिटिश प्रांतों से कितने सदस्य थे? 229 सदस्य। और रियासतों से थे 70 सदस्य। कितने थे? 70 सदस्य। ब्रिटिश प्रांतों से थे 229 और रियासतों से थे 70। पहले सदस्य संख्या 389 थी, लेकिन आज़ादी के बाद, देश विभाजन के बाद घट के 299 हो गई, जिनमें ब्रिटिश प्रांतों से 229 सदस्य और रियासतों से 70 सदस्य। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं कि संविधान सभा ने कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए थे। संविधान सभा ने कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए थे? मई 1949 में संविधान सभा ने राष्ट्रीय मंडल में भारत की सदस्यता को सत्यापित किया। मई 1949 में, मई 1949 में संविधान सभा में मई 1949 में संविधान सभा ने राष्ट्रीय मंडल में, माफ करना, मई 1949 में संविधान सभा ने राष्ट्रीय मंडल में भारत की सदस्यता को सत्यापित किया। संविधान सभा ने राष्ट्रीय मंडल में भारत की सदस्यता को सत्यापित किया। भारत की सदस्यता को क्या किया? सत्यापित किया। यानी कि मई 1949 में भारत राष्ट्रीय मंडल का सदस्य बन गया और संविधान सभा ने यह चीज सत्यापित की। कब की थी? मई 1949। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। भारत ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947। कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 24 जनवरी 1950, इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति बना दिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति बना दिया। 24 जनवरी 1950 को ही 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गान अपनाया और 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गीत अपनाया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान अपनाया और इसी दिन 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गीत को अपनाया।
तो यहाँ तक ये बात समझ में आई। संविधान सभा ने राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता को सत्यापित कब किया था? मई 1949। कब किया था? मई 1949। इसके अलावा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था 22 जुलाई 1947। कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947। और राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को कब बनाया था? 24 जनवरी 1950। और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। अब संविधान सभा की अंतिम बैठक किस दिन हुई थी? संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950। किस दिन हुई थी? 24 जनवरी 1950। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। कब हुई थी? 24 जनवरी 1950। और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति बना दिया। और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति बना दिया। भारत का प्रथम राष्ट्रपति बना दिया। भारत का प्रथम राष्ट्रपति बना दिया। तो यहां तक बात समझ में आई। पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। अंतिम बैठक है जो हुई है 24 जनवरी 1950 को। और इसी अंतिम बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति बना दिया। यहाँ तक बात समझ आई। तो साथियों, ये संविधान सभा पर हमने यहाँ संक्षिप्त चर्चा की है और मुख्य बिंदु जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है सभी को हमने छूने का प्रयास किया है। तो मैंने सिंपल शब्दों में जैसा मैं बता सकता था मैंने बेहतरीन करने की कोशिश की। धन्यवाद। जय हिंद।